नमस्ते सभी बच्चों को। आज हम उर्दू के प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गज़ल का अध्ययन करेंगे। इस गज़ल में शायर की पीड़ा भी है, प्रकृति चित्रण भी है और शायर की अपनी शायरी पर ठसक भी है, गर्व भी है। गज़ल उर्दू का छंद है। गज़ल की खास विशेषता ये होती है कि इसमें प्रत्येक शेर स्वतंत्र होता है। गज़ल कई शेरों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक शेर स्वतंत्र होता है। जैसे मुक्तक होते हैं, उसी तरह से इसमें प्रत्येक शेर स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भाव रखता है, विषय वस्तु रखता है। यहाँ पर कवि ने अपनी गज़ल के माध्यम से कई विषय वस्तु ली हैं, जिसके माध्यम से वह अपने अभिव्यक्ति को दे रहा है। नौरस गूंचे पंखड़ियों के नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। बसंत ऋतु का चित्रण है, जहाँ आप देखते हैं कि चारों तरफ फूलों की बहार होती है, खुशबू का अंबार होता है। कवि बताता है, नौरस नए रस से परिपूर्ण कली गूंचे कली। नवरस नए रस से परिपूर्ण व्याप्त सुशोभित भरी हुई कलियां अपनी पंखड़ियों की नाजुक गांठें खोल रही हैं, कोमल गांठें खोल रही हैं और उन्हें ऐसा करते देखकर कवि को लगता है कि वह फूल बनने की ओर अग्रसर है और उसके मन में एहसास जागता है कि ऐसा लगता है मानो कि रंगोबू, रंग और खुशबू, फूलों का रंग और फूलों की खुशबू उड़ने के लिए, सब जगह छा जाने के लिए, गुलशन में छा जाने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रही हो, अपने पैरों का अंदाज़ा ले रही हो, अपने पंखों को फड़फड़ा रही हो। इस तरह का एहसास कवि को होता है। कवि कहता है कि नए रस से परिपूर्ण कलियां अपनी पंखुड़ियों के नाजुक गांठें खोल रही हैं, फूल बनने की ओर अग्रसर हैं और ऐसा लगता है मानो रंग और खुशबू बगीचे में उड़ जाने के लिए अपने परों को तोल रही है, अपने पंख फड़फड़ा रही है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति चित्रण किया है और इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बसंत ऋतु का सौंदर्य कितना बड़ा होता है, कितना बढ़कर होता है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गज़ल छंद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। मानो, ऐसा लगता है मानो कि रंग और खुशबू उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रही हो, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति चित्रण है तो शांत रस है और प्रसाद गुण है, इसमें प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। रात्रि का चित्रण किया है कवि ने यहाँ पर। रात्रि का सन्नाटा कितना शांत होता है, उस समय का मौसम कितना, उस समय का माहौल कितना शांत होता है। ऐसा लगता है सब कुछ सोया हुआ है और उसमें टिमटिमाते हुए तारे भी हमें लगता है जैसे कि वे भी बोझिल हो गए हैं और वे भी सोना चाहते हैं, अपनी आंखें झपका रहे हैं। कवि कहता है कि जर्रा जर्रा सोया हुआ है, कण कण सोया हुआ है, रात्रि में सन्नाटा छाया हुआ है और ऐसे सन्नाटे में जब सब जगह सभी कण कण सोया हुआ है, हर व्यक्ति सोया हुआ है, ऐसे माहौल में जो तारे हैं वे भी ऐसा लगता है कि नींद से बोझिल हो गए हैं और वे भी अपनी आंखें झपका रहे हैं। तो कवि कहता है यहाँ पर कि तुम भी सुनो ओ यारो, यानी कि दोस्तों तुम भी सुनो। ये सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता है। सन्नाटे के पास भी अपनी अभिव्यक्ति है, सन्नाटे के पास भी अपनी वेदना है, पीड़ा है, वह भी अपनी बातें कहना चाहता है। इसमें भी गज़ल छंद का प्रयोग है, प्रकृति चित्रण है और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तारे आंखें झपकावे हैं, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली का प्रयोग है
और प्रकृति चित्रण है तो शांत रस और प्रसाद गुण भी प्रयोग किया गया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। ये एक पारंपरिक जो सच्चाई है उसको बताने का कार्य कवि ने किया है। हम कहते हैं ना कि हमारी किस्मत में इतना ही लिखा था, हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत हमें दोष देती है। यहाँ पर कवि ने इसी अभिव्यक्ति को अपने साहित्य में लिया है। कवि कहता है चाहे हम हैं चाहे हमारी किस्मत, दोनों का एक ही कार्य है, दोनों एक ही कार्य करते हैं। किस्मत हमारी शिकायत करती है और हम किस्मत की शिकायत करते रहते हैं, अर्थात हम किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत हमें दोष देती रहती है। दोनों ही अपनी कमियों को नहीं मानते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियों को उजागर करने में लगे रहते हैं और ये हर व्यक्ति का कार्य होता है। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो एक सार्वजनिक अर्थात एक मानवीय स्वाभाविक जो हमारी विशेषता होती है उसकी ओर इशारा कवि ने किया है और कहना चाहता है कि हम हमेशा किस्मत को दोष देते हैं और किस्मत हमें दोष देती रहती है। गजल छंद है, इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग है और एक स्वाभाविक उक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अर्थात मानवीय कमजोरी का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर कवि अपनी किस्मत के बारे में और अपनी किस्मत का अपने प्रति दृष्टिकोण के बारे में भी बताता है। संबोधन शैली है यहाँ पर भी, किस्मत को रोना और किस्मत का कवि को रोना। गजल छंद है और इसके अलावा यहाँ पर प्रसाद गुण का प्रयोग भी किया गया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये भी स्वाभाविक मानवीयता को बताया गया है। एक मानव के तौर पर हम हमेशा हमारी आदत होती है कि हम सामने वाले की कमियों को उजागर करते हैं, उसके पहचान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये अपने विरोधियों को संबोधित करते हैं। यहाँ पर कवि अपने विरोधियों को संबोधित करते हुए कहता है कि जो मुझे बदनाम करने का कार्य करते हैं, जो मेरी बुराई करते हैं, जो मेरी कमियां निकालते हैं, काश वे उन्हें इतनी समझ आ पाती कि वे मेरी बुराइयां उजागर करते हुए, मेरा पर्दा खोलते हुए, मेरे अवगुण बताते हुए अपने अवगुण भी नहीं छिपा पाते हैं, उनकी कमियां भी दुनिया के सामने आती चली जाती हैं, अर्थात उनकी बुराइयां भी उन दुनिया के सामने उजागर होती चली जाती हैं। ये भी एक उक्ति है कि हम किसी के दोष देखते हैं, बताते हैं, तो इसके साथ साथ हमारे दोष भी दुनिया के सामने उजागर होते चले जाते हैं। कहते हैं ना, हम सामने वाले की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। तो यहाँ पर कवि ने एक स्वाभाविक मानवीय अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी है और कवि का अपने विरोधियों के ऊपर एक सीधा आक्षेप भी यहाँ पर नजर आता है। पर्दा खोलना यहाँ पर प्रतीकात्मक है, अर्थात बुराई करना, मेरी बुराई करना। पर्दा खोलना यानी कि एक प्रतीक है यहाँ पर बुराई का, यानी कि कवि की बुराई करना का जो कार्य किया जा रहा है उसे पर्दा खोलने के रूप में लिया गया है। गजल छंद है, उर्दू भाषा का प्रयोग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है और प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है इसके साथ साथ, और यहाँ पर कवि ने एक स्वाभाविक मानवीय अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तेरा सौदा करने वाले प्रेमिका को संबोधित करता है, संबोधन शैली है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती, हम पूरे होशो हवास के साथ, हम पूरे विवेक के साथ, अर्थात ऐसा नहीं है कि हम दीवाने हो गए हैं और हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। यह कहता है कि मैं पूरे विवेक के साथ, पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ, क्योंकि जब प्रेम का सौदा करता है वह वास्तव में दीवाना हो जाता है, दुनिया उसे दीवाना कहकर संबोधित करने लग जाती है। यहाँ पर कवि ने प्रेम की अधिकता के बारे में बताया है। कहना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह एक तरह से दुनिया के नज़रों में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि मैं पूरे विवेक में हूँ, पूरे होशो हवास में हूँ और तुम्हारे प्रेम की हर कीमत को अदा करने को मैं तैयार हूँ।
यहाँ पर शिल्प के अंदर हम बात करेंगे उर्दू भाषा का प्रयोग है, गज़ल छंद का प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ अपने प्रेमिका के प्रति कवि का जो प्यार है वह एक संतुलित हद तक जाने के लिए कहा गया है। संबोधन शैली का प्रयोग है और श्रृंगार रस का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। ये कितना प्रेम का कितने सुंदर रूप यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि अब जो प्रेम करता है वो उसका सम्मान भी करता है, उसकी इज्जत का ख्याल भी करता है और उससे दुनिया के सामने बेइज्जत करने की सोच भी नहीं सकता है। ये बहुत ही उम्दा ख्याल है यहाँ पर कवि का। ये कहता है संबोधित करते हुए अपने प्रेमिका को, तेरा जो गम है, तेरा जो दुख है, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है, पासे अदब सम्मान की भावना है और मैं उसे दुनिया के सामने उजागर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया के सामने आने से वह जो सम्मान है वह कम हो जाता है और उसकी प्रेमिका की इज्जत ख़त्म हो जाती है। तो कहता है कि तुम्हारा जो गम है उसके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं उसे दुनिया के सामने लाना भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारे द्वारा जो दिया गया दर्द है मैं उसे दुनिया से छिपा करके केवल अपने मन में ही रो लेता हूँ, चुपके से रो लेता हूँ, अर्थात दुनिया से छिप करके मैं आंसू बहा लेता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने उसे लाना नहीं चाहता है। तो ये प्रेम का एक पवित्र रूप यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें भी कवि अपनी प्रेमिका के प्रति सम्मान की भावना को रखता है और उसे दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहता है। शिल्प में आप देखेंगे कि उर्दू भाषा का प्रयोग है और गज़ल छंद है। इसके अलावा यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है, संबोधन शैली है और वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं ना, एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। ये नीचे की पंक्ति बेहद प्रेरित करने वाली है। उसको उतना ही पाते हैं जो खुद को जितना खोले हैं। हालांकि ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरित करने में सक्षम है, लेकिन यहाँ पर कवि ने इसका प्रयोग प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में किया है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य, हुस्न और इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य के आलम में, वातावरण में, अधिकता में भी मेरे स्वभाव में ये संतुलन कायम है। मैं अपने आप को संतुलित रखे हुए हूँ, क्योंकि फितरत होता है यहाँ पर संतुलन, आदत है, मेरी आदत में अभी भी संतुलन कायम है। तवाजुन क्या होता है? संतुलन। ये कहता है प्रेम और सौंदर्य के आलम में भी, वातावरण में भी, अधिकता में भी मेरी आदत में ये संतुलन कायम है। ये मैं सब भी संतुलित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसको इतना ही पा सकता हूँ जितना अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता हूँ। अर्थात प्रेम, जब हम प्रेम करते हैं तो सामने वाले के प्रति अर्थात अपने प्रेमी के प्रति हम जितने सच्चे और जितना समर्पित रहते हैं उतना ही समर्पण हम उसका पा सकते हैं। ये सच्चाई कवि ने यहाँ पर बताई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कवि ने एक स्वाभाविक उक्ति का प्रयोग किया है और एक उद्बोधनात्मक शैली का भी प्रयोग किया है कवि ने यहाँ पर। और गज़ल छंद है, उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है, तवाजुन है, फितरत है, हुस्न इश्क है, आलम है, ये सारे उर्दू भाषा के शब्द हैं। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा आप इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग देख सकते हैं। आबोताब अशार ने पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबोताब चमक दमक, चमक दमक, अशार शेर, मेरे शेरों की चमक दमक पर दुनिया को संबोधित करता है कवि। यहाँ पर पाठकों को संबोधित करता है। वो कहता है कि तुम मेरे जो शेर हैं उनकी चमक के बारे में, उनके उम्दा होने के बारे में, उनकी बेहतरीन होने के बारे में जो तुम पूछते हो, वास्तव में तुम भी मेरे के बारे में सब कुछ जानते हो। आंखें रखे हो प्रतीक है, यानी कि जानते हो। यहाँ पर लाक्षणिकता उभर कर आती है। आंखें रखना यानी कि जानना, तुम भी उनके बारे में जानते हो। अर्थात जब तुम
मेरे शेरों की तारीफ़ करते हो, उनकी चमक दमक के बारे में बात करते हो, उनके बेहतरीन होने के बारे में बात करते हो और मुझसे पूछते हो, तो कवि यहाँ पर कहता है कि वास्तव में तुम भी जानते हो कि उनमें इतनी चमक दमक, वे इतने बेहतरीन क्यों हैं। तो ये कहता है कि वास्तव में मेरे शेरों की जो चमक है, यहाँ पर अशार, बैंत और शेर ये तीन पर्यायवाची हैं। दमक यानी कि चमक, आबोताब भी चमक और यहाँ पर दमक भी क्या होती है, चमक है। ये कहता है कि वास्तव में मेरे शेरों की जो जगमगाहट, जो चमक तुम देखते हो, वह वास्तव में मेरे मन की पीड़ा है, जो मोती के रूप में उभर करके साहित्य में अभिव्यक्ति पाती है। तो ये यहाँ पर कवि अपने मन की पीड़ा को, अपने जीवन की पीड़ा को यहाँ पर उस चमक के रूप में परिभाषित करता है। वो कहता है वास्तव में मेरे मन की पीड़ा है, जो मेरे आंसू हैं, जो मैं रोता हूँ, वही मोती बन करके मेरे साहित्य में जगमगाते हैं, चमकते हैं और दुनिया उनकी तारीफ करती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कवि ने अपने साहित्य में अपनी पीड़ा को उजागर करने का कार्य किया है और कहा है कि वास्तव में मेरा साहित्य मेरे जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यहाँ का गज़ल छंद है, उर्दू भाषा का प्रयोग है। मोती यहाँ पर है, उसकी बेहतरीन शायरी का प्रतीक है। और यहाँ आप आंखें रखना यहाँ पर लाक्षणिकता है, यानी कि तुम जानना, इसका लाक्षणिकता के अर्थ में आएगा। और यहाँ कवि ने अपने एक करुण रस को परिभाषित भी करना के साथ साथ यहाँ पर कवि ने अपनी बेहतरीन शायरी को परिभाषित किया है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दुम पे फरिश्ते बाबे गुन है जग खोले हैं। ऐसे में तू याद आए है, ये कहता है जिस तरह से शराबी अंजुमने में, शराब की महफिल में शराबियों को या शराब की याद आती है, उसी तरह से तू भी मुझे बेइंतहा याद आती है। और जिस तरह से रात में, आधी रात में आकाश में, गर्दू यानी आकाश में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं और उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं, और जिस तरह से शराबी शराब की महफिल में शराब को याद करते हैं, उसी तरह से तो भी मुझे याद आती है। अपनी प्रेमिका के बारे में कवि ने बताया है कि जिस तरह से शराबियों को शराब की याद आती है और जिस तरह से आसमान में फरिश्ते पाप के अध्याय खोलते हैं, संसार के पापों का लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसी तरह से तो भी मुझे याद आती है। अर्थात कवि यहाँ पर अपनी प्रेमिका की अपने प्रति प्यार और अपना उसके प्रति प्यार की जो भावना है, एक हद है, एक सीमा है, उसके बारे में बताने का कार्य करता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि उपमा अलंकार का प्रयोग है। जिस तरह से शराबियों को शराब की याद आती है, जिस तरह से आसमान में फरिश्ते संसार के पापों का अध्याय का लेखा जोखा तैयार करते हैं, वो खोलते हैं, अध्याय खोलते हैं और उसका लेखा जोखा तैयार करते हैं, उसी तरह से तू भी मुझे हमेशा याद आती रहती है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा संबोधन शैली है, अपनी प्रिया को याद करते हुए उसको वह संबोधित करते हुए ये सारी बातें कहता है। और श्रृंगार रस का प्रयोग भी किया गया। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पर जो पाठक हैं वे फिराक की गज़ल की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि सदके फिराक, सदके होता है सलाम, तारीफ़ करते हैं हम आपकी। वो कहते हैं फिराक तुम्हें सलाम है, तुम्हारी बेहतरीन शायरी के लिए तुम्हें सलाम है। एजाज़े सुखन, बेहतरीन शायरी के लिए तुम्हें सलाम है कि तुमने इतनी बेहतरीन शायरी करनी कैसे सीख ली है, कैसे उड़ा ली आवाज़, यानी कि तुमने इतनी बेहतरीन शायरी करनी कैसे सीख ली है। तुम्हारी गज़लों के पीछे तो मीर की गज़लों का प्रभाव दिखाई देता है। मीर भी एक शायर था और उनकी शायरी के जो बेहतरीन है, उनकी शायरी की जो महानता है, उनके बारे में सभी बातें करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। और उसी मीर की गज़ल का प्रभाव कवि अपनी गज़लों पर स्वीकार कर रहा है और वो मानता है कि हाँ, मीर की शायरी उसकी शायरी में बोलती है, अर्थात उसका प्रभाव उसकी शायरी में दिखाई देता है। यहाँ पर उसके पाठक उसे संबोधित करते हैं कि सदके फिराक, फिराक तुम्हें सलाम है, तुम इतनी
बेहतरीन शायरी कैसे कर लेते हो? तुम्हारी शायरी के पीछे तो मीर की शायरी का प्रभाव दिखाई दे रहा है।